भारत इतना खास क्यों है? पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉलिटिकल इश्यूज के अलावा इसकी असल विशेषता भारत के डाइवर्स कल्चर और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में छुपी है। इस देश में हर एक रिलीजन पीसफुली साथ में रहते हैं और हर चीज को पूज्य मानते हैं। चलिए इस अनोखे सफर पर और जाने भारत को खास बनाने वाले वो कौन कौन से कारण हैं। भारत एरिया में 7th लार्जेस्ट और पॉपुलेशन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। भारत नॉर्थ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं साउथ में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के साथ भारत की ओशियानिक बाउंड्री है। भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आपको राजस्थान के थार डेजर्ट से लेकर असम के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक देखने को मिलती है। नॉर्थ में है हिमालयाज, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज होने के साथ साथ भारत की नॉर्दर्न बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। साथ ही माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जैसे कई ऊंचे माउंटेन्स भी होल्ड करते हैं। हिमालयस न सिर्फ भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, बल्कि मानसून विंड्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और रिवर जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस का सोर्स है। उदाहरण के लिए हिमालयस भारत के दक्षिणी हिस्से से एंटर करने वाली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को रोकने का काम करते हैं। अगर हिमालय मौजूद नहीं होते तो ये मानसून विंड्स भारत को क्रॉस करके इंडिया की जगह तिब्बत और चाइना में बारिश कराते और ड्रॉट जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स हमें फ्रीक्वेंटली फेस करनी पड़ती। भारत में और भी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे अरावली, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा और विंध्यान, जो डाइवर्स इकोसिस्टम को होस्ट करती हैं। भारत की कोस्टलाइन लंबी है और यहाँ मैंग्रोव से लेकर कोरल रीफ्स तक एक रिच कोस्टल इकोसिस्टम है। ये कोस्टल एरियाज ट्रेड और टूरिज्म का हब है। भारत के आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। भारत में डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्थ में, ट्रॉपिकल सेंट्रल इंडिया में, मॉडरेट साउथ में और मॉनसून प्रोन नॉर्थ ईस्ट में। भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी उसे एक यूनिक देश बनाती है, जहां हर तरह के लैंड फॉर्म्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और उसके हार्ट में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बेहद एक्सेप्शनल है। भारत के यूनिक पॉलिटी का सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। 1949 में इनैक्टेड और 1950 में अडॉप्टेड हमारा संविधान दुनिया का लेंथीएस्ट और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी ड्राफ्टिंग के डिटेल्ड प्रोसेस को ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लीड किया था। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कई मामले में स्पेशल बनाया। सबसे पहले जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, तब भारत ऐसे देश के रूप में बाहर आया जहां कई अलग अलग भाषा और रिलीजन को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते थे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वही वैल्यूज ऐड करके बनाया गया जिसका बेस यूनिटी और डाइवर्सिटी रखा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के कमिटमेंट का प्रूफ भी था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज मिलती हैं, जो इंश्योर करती हैं कि हर एक नागरिक के पास डिग्निटी और फ्रीडम से भरी लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी हो। इसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट राइट्स शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान को गार्ड करने के लिए इंडियन जुडिशरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो भारत को काफी स्पेशल बनाता है। भारत डुअल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पर चलता है, जहां पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाता है। यह फेडरल स्ट्रक्चर भारत की इमेंस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में हर राज्य और हर यूटी डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। इसलिए एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिजर्व करना बेहद मुश्किल है। संविधान दोनों सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड लिस्ट के माध्यम से स्पेसिफिक पावर्स असाइन करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को स्टेट लिस्ट और कॉमन पावर्स को कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री और फेयर इलेक्शन भी शामिल है। भारत की डेमोक्रेसी की तरफ कमिटमेंट ही उसका सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड फीचर है। हमारा देश दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन को कंडक्ट करता है, जिसमें करोड़ों वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शन कराए जाते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत इलेक्टोरल प्रोसेस की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में पिवोटल रोल प्ले करता है। साथ ही भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी मौजूद है, जहां 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार भारत में दिया गया है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से भारत की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन न सिर्फ भारत के लिए स्पेशल है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजीर है। एक ऐसे समय में जब ग्लोबली डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतने बड़े चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, वहां प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म और लोगों के राइट्स को लेकर भारत की कमिटमेंट काफी इंस्पिरेशनल है। और ये सब बताता है कि क्यों भारत की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्पेशल है। दोस्तों, वैसे भारत की रूट्स कहां से शुरू होती है ये बता पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास से इंडियन हिस्ट्री के सबूत मिलने शुरू होते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 2023 तक भारत ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को विटनेस किया है, जिसने हमारे देश की आइडेंटिटी को बनाया है और दुनिया पर एक अलग छाप छोड़ी है। इसकी शुरुआत होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जब इंडस रिवर के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन के होने के सबूत मिले। ये सबूत बताते हैं कि भारत के पूर्वज उस समय भी कितने एडवांस्ड थे। इतने एंशिएंट टाइम में भी इतनी एडवांस सिटी को बनाना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। इसके बाद अननोन रीजन की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, जिसके बाद वैदिक एज शुरू हुई। इस वैदिक एज में भारत में रहने वाले आर्यंस ने सबसे पुराने ग्रंथों का तोहफा दुनिया को दिया। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मण, आर्यंका, उपनिषदा, सभी ग्रंथ अपने अंदर असीम ज्ञान समेटे हुए हैं और ये ज्ञान भारत के इतिहास की ही देन है। वैदिक एज के बाद जब भारत में एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, तो जमीन के लिए संघर्ष शुरू हुआ और इस तरह नए नए साम्राज्य का उदय शुरू हुआ। इनमें सबसे बड़ा किंगडम था मौर्य किंगडम, जिसे स्टैब्लिश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की सीमा को बढ़ाते हुए अपना परचम लहराया। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य भारत के साथ साथ आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। फिर बैक्टीरियन, पार्थियन, शक और कुषाण रूलर्स ने इंडिया पर अटैक्स किया और उसे इन्वेड किया। दक्षिण भारत में चोलाज, चेरा, पांड्या और होयसला जैसे बेहतरीन किंगडम एस्टैब्लिश हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन किंगडम्स के समय भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश हुआ करता था। भारत इकोनॉमिकली बेहद स्ट्रॉन्ग था, इसके साथ ही भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज भी काफी मजबूत हुआ करती थी। यहाँ तक कि चोलाज ने जो अपनी खुद की नेवी बना रखी थी, जिसके जरिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को भी कैप्चर किया। इस समय भारत खूब फ्लरिश कर रहा था और तभी दुश्मनों की नजर भारत के ऊपर पड़ी। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे इन्वेडर्स ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और एक के बाद एक भारत में मुस्लिम डायनेस्टीज का रूल एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया। हालांकि नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स ने मुस्लिम इन्वेजन से भारत को बचाने की खूब कोशिश की, पर वो इस कोशिश में नाकाम रहे। इसके बाद लंबे समय तक भारत में मुगल्स ने शासन किया और भारत को अपने हिसाब से चलाया। जैसे ही मुगल किंगडम कमजोर होना शुरू हुए, वैसे ही भारत में यूरोपियन पावर ने एंट्री कर ली। एक के बाद एक पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश और फ्रेंच आर्मीज ने इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन पूरे भारत पर रूल करने में सफलता सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिली। इन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया और भारतीयों पर जुल्म किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद शुरू हुए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के चलते भारत ने धीरे धीरे ब्रिटिश रूल को वीक करना शुरू किया। 1857 में ही ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया गया, लेकिन ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट न होने की वजह से इसे दबा दिया गया। साथ ही महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स ने भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ी। 1947 में इस लंबी लड़ाई के बाद भारत, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली, लेकिन आजादी मिलने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया और कश्मीर का बड़ा हिस्सा, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, उसे कैप्चर कर लिया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने डेवलपमेंट से अपना फोकस नहीं हटाया और इससे रिलेटेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता रहा। इसी बीच इंडिया ने 1962 वॉर, 1965 पाकिस्तान वॉर और 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी लड़ा। भारतीय इकोनॉमी को ओपन करने का जिम्मा उठाया पीवी नरसिम्हा राव जी ने
और भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। यहां से भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, क्योंकि इसके बाद भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। इसी बीच भारत ने 1998 में पोखरण टेस्ट करके अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को शो किया। साथ ही 1999 में कारगिल वॉर में पाकिस्तान को चौथी बार हराया। भारत को ग्लोबल स्टेज पर अलग पहचान देने वाले कई फैक्टर्स हैं। इसकी हजारों साल पुरानी हिस्ट्री, विविड कल्चर, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्राकृतिक खूबसूरती इसका एक मिश्रण है। भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी अद्भुत है, जहां अलग अलग लैंग्वेजेस, धर्म, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमी में भारत एक इमर्जिंग पावर हाउस है, जहां मिडिल क्लास की बढ़ती संख्या और इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी भारत ने एक बड़ा कदम रखा है और आज स्पेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स में भारत एक ग्रोइंग मार्केट है। इन सभी रीजन से भारत बहुत स्पेशल है और आने वाले समय में और स्पेशल हो जाएगा। थैंक यू।